नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिखा स्टडी क्लासेस में। मित्रों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और आप जो है इन प्रश्नों को हल करने के पश्चात अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है एलपीजी में, सीएनजी में या पीएनजी में या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, जो एथिलीन गैस है इसको एलपीजी में मिलाया जाता है, जिससे कि लीक होने के बाद इस गैस का हमें पता लग सके, इसीलिए एथिलीन गैस को एलपीजी में मिलाया जाता है। इसके पश्चात आता है आपका अगला प्रश्न, वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं जल का घनत्व, जल का दाब, जल की प्रवाह दर या जल की लवणता। तो मित्रों, वेंचुरी मीटर जो होता है इससे आपका जल की प्रवाह दर को नापा जाता है। इसके पश्चात आपका अगला प्रश्न आता है कि हरे चश्मे से लाल वस्तु को देखने पर वह किस रंग की दिखाई देती है? नीली, काली, पीली या हरी? तो मित्रों, हम हरे चश्मे से जब लाल वस्तु को देखेंगे तो ये हमेशा काली नजर आएगी, इसलिए उत्तर आपका बी वाला सही होगा। इसके पश्चात आते हैं हम अगले प्रश्न पर कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 100 दिन का, 90 दिन का, 120 दिन का या 60 दिन का? तो दोस्तों, जो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है वह 120 दिन का होता है, अर्थात उत्तर आपका सी वाला सही होगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न आपका आता है, रक्त होता है कैसा? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन अम्लीय या उदासीन क्षारीय? तो मित्रों, जैसा कि आपको पता होगा हमारे रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है और 7 के पश्चात जो आपके पीएच मान में आते हैं वह क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वह बी सही होगा। रक्त जो है वह क्षारीय है। इसके पश्चात आते हैं हम अगले प्रश्न पर, दांतों का इनेमल बनाने में सहायक खनिज है फ्लोरीन, क्लोरीन, आयरन या मैग्नीज? तो मित्रों, दांतों का इनेमल बनाने में जो सहायक खनिज है वह फ्लोरीन होता है, उत्तर आपका ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न आ जाता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस रंग में सर्वाधिक होती है? हरे रंग में, लाल रंग में, पीले रंग में या नीले रंग में? तो मित्रों, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है हमने बचपन से पढ़ा होगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश लेकर पौधे अपने लिए भोजन बनाते हैं, किंतु जो है अगर हम बात करें कि जो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है तो वह सर्वाधिक जो है वह लाल रंग में होती है, इसलिए ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, एक केला खाने से हमें कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? 104 कैलोरी, 110 कैलोरी, 105 कैलोरी या 100 कैलोरी? तो मित्रों, एक केला खाने से हमें 104 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, उत्तर आपका ए वाला सही होगा। विश्व में सर्वाधिक खनन किस कोयले का होता है? एंथ्रासाइट का, लिग्नाइट का, बिटुमिनस का या पीट कोयला का? तो मित्रों, यह जो चारों आप देख रहे हैं ये आपके जो कोयले हैं उनके प्रकार हैं। इनमें प्रतिशतता के हिसाब से, यानी हम कह सकते हैं इसमें जो है कार्बन की मात्रा के आधार पर इनमें इनको जो है माना जाता है। इसमें आपका सबसे कम जिसमें कार्बन की मात्रा होती है वह पीट कोयला होता है। उसके बाद आपका आ जाता है जिसमें लिग्नाइट कोयला है, इसमें कार्बन की मात्रा 65% होती है। और बिटुमिनस कोयला जो होता है इसमें कार्बन की मात्रा 70% होती है तथा एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 85% होती है। किंतु यहाँ पूछा गया है कि विश्व में सर्वाधिक खनन किस कोयले का होता है? तो इसका उत्तर जो है आपका मित्रों सी वाला सही होगा। बिटुमिनस कोयला जो है इसका खनन विश्व में सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। इसके पश्चात आता है अगला प्रश्न, कलकत्ता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? महानदी,
दामोदर नदी, गंगा नदी या फिर हुगली नदी। तो मित्रों महानदी जो कि आपका छत्तीसगढ़ के सिंगवा पहाड़ी से निकलती है और आपका उड़ीसा राज्य से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और दामोदर नदी जो है यह आपका छोटा नागपुर के पठार झारखंड से निकलती है और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। और गंगा आपका गंगोत्री से निकलकर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर संयुक्त धारा बनाती है। और यहाँ प्रश्न आपका है कि कलकत्ता जो है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ। तो मित्रों इसका उत्तर जो है आपका डी वाला सही होगा, क्योंकि हुगली नदी एक गंगा की उपशाखा है और इसी नदी के किनारे कलकत्ता शहर बसा हुआ है। इसके पश्चात आते हैं हम अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित नदियों को अवरोही क्रम में लिखें। मित्रों यहाँ नदियों को अब ये 4 नदियाँ दी गई हैं, इनमें आप इनके प्रवाह क्षेत्र के हिसाब से अवरोही क्रम में इनको सजाना है। तो इसमें आपको सबसे पहले इन नदियों को, इन 4 नदियों में देखना होगा कि कौन सी नदी सबसे बड़ी, उसके पश्चात उससे छोटी, उससे छोटी और उससे छोटी। तो इसमें ऑप्शन आप देख पा रहे हैं चारों। तो सबसे पहले आप इसमें देखिए कि हम बात करते हैं इन 4 नदियों में से, तो महानदी जो हमारी है वह है आपका 885 किलोमीटर लंबी है, अर्थात चौथे नंबर वाली नदी सर्वप्रथम आएगी। इसके पश्चात बात करते हैं हम कावेरी नदी की। तो कावेरी नदी आपका जो है यह 765 किलोमीटर लंबी है। और ताप्ती की बात करते हैं तो ताप्ती आपका 740 किलोमीटर लंबी है और झेलम नदी आपका 725 किलोमीटर लंबी है। तो इस हिसाब से उत्तर आपका 4, 3, 2, 1 अर्थात ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। इसके पश्चात आते हैं हम अगले प्रश्न पर। क्यूराइल जलधारा किस महासागर की जलधारा है। मित्रों यहाँ महासागर पूछा गया है कि यह क्यूराइल जलधारा जो है वह किस महासागर में अवस्थित है। हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में या आर्कटिक महासागर में। तो मित्रों क्यूराइल जलधारा एक तो यह है आपकी ठंडी जलधारा है और यह जो है आपका प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। इसके पश्चात आपका अगला प्रश्न आता है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था। 1973 में, 1974 में, 1975 में या 1976 में। तो मित्रों जो यह आपका प्रश्न है, जो पहला उपग्रह आर्यभट्ट है वह सन 1975 ईस्वी में प्रक्षेपित किया गया था। इसके पश्चात आते हैं हम अगले प्रश्न पर। अंगूर उत्पादन संबंधित है, ये कृषि संबंधित जो आपकी क्रांतियां हैं उसमें आपका कृषि उत्पादन संबंधित जो भी आपके तमाम आपकी कृषि संबंधित विधियां हैं जिनमें आपका अंगूर उत्पादन से किसका संबंध है यह आपको बताना है। ऑप्शन ए है सेरीकल्चर, बी ऑप्शन है हार्टिकल्चर, सी ऑप्शन है वर्मी कल्चर और डी ऑप्शन है आपका विटीकल्चर। तो मित्रों जो आपका अंगूर उत्पादन है यह आपका विटीकल्चर से संबंधित है और सेरीकल्चर जो आपका है वो रेशम उत्पादन से है और आपका हार्टिकल्चर जो है यह बागवानी से संबंधित है और वर्मी कल्चर के अंतर्गत केचुओं का पालन किया जाता है। इसके पश्चात आते हैं हम अगले प्रश्न पर। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में है। हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या नाइट्रस ऑक्साइड। तो मित्रों जो हम अगर प्रतिशत की बात करें तो हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस जो कि आपका हमारे वायुमंडल में इसका प्रतिशत 78% है, इसलिए जो है ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। इसके पश्चात आते हैं हम अगले प्रश्न पर। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप का मुख्यालय है। नैरोबी केन्या में, बी कनाडा में, सी ब्रिटेन में या डी फ्रांस में। तो मित्रों इसका जो आपका उत्तर सही होगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप का जो मुख्यालय है वो नैरोबी केन्या में अवस्थित है। इसके पश्चात आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र अवस्थित है मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, लखनऊ में
या नागपुर महाराष्ट्र में? तो मित्रों जो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है वह आपका नागपुर महाराष्ट्र में अवस्थित है। इसके पश्चात आपका अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से ऊपर माना जाता है? ऑप्शन है 45 डेसिबल, 50 डेसिबल, 65 डेसिबल या फिर 60 डेसिबल। तो मित्रों जो 65 डेसिबल से ऊपर का जो ध्वनि होती है उसको हम ध्वनि प्रदूषण मानते हैं। उसके पश्चात आपका आता है अगला प्रश्न, पर्यावरण के जैविक कारक हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या फिर उपरोक्त सभी? तो मित्रों पर्यावरण के जैविक कारक के अंतर्गत ये सभी आते हैं, इसलिए उत्तर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? केचुआ को, बगुला को, सारस को या गाय को? तो मित्रों जो किसानों का मित्र कहा जाता है वो केचुओं को कहा जाता है, क्योंकि यह जो है मिट्टी को पोला बनाकर रखते हैं और उस मिट्टी को खाते हैं और उससे जो मल निष्कासित करते हैं उससे भी पौधों को बहुत पोषण मिलता है, तथा यह जब मर जाते हैं तो उससे भी हमारे मिट्टी को कोई हानि नहीं होती बल्कि उससे भी उनको पोषक तत्व मिलता है, इसलिए केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। इसके पश्चात आपका अगला प्रश्न है, बादामी क्रांति किससे संबंधित है? कृषि संबंधित क्रांतियां हर बार पूछा जाता है, यहाँ आपका बादामी क्रांति से पूछा गया है। पहला ऑप्शन है झींगा उत्पादन, बी है आपका तिलहन उत्पादन, सी मसाला उत्पादन या डी टमाटर मांस उत्पादन से? तो मित्रों बादामी क्रांति का जो संबंध है वो आपका मसाला उत्पादन से है। झींगा उत्पादन जो है गुलाबी क्रांति के अंतर्गत आता है और तिलहन उत्पादन पीली क्रांति के अंतर्गत और लाल क्रांति के अंतर्गत टमाटर या मांस उत्पादन आपका आता है। इसके पश्चात आपका अगला प्रश्न आ जाता है, ओजोन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 14 सितंबर को, 16 सितंबर को, 15 सितंबर को या 13 सितंबर को? तो मित्रों प्रत्येक वर्ष ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसके पश्चात आपका अगला प्रश्न है, विश्व पशु दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को, 10 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को या फिर 10 जनवरी को? तो दोस्तों जो है आपका जो विश्व पशु दिवस है यह प्रत्येक वर्ष 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नीरी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान अवस्थित है देहरादून में, भोपाल में, लखनऊ में या फिर नागपुर महाराष्ट्र में? तो मित्रों जो नीरी का आपका संस्थान है यह आपका नागपुर महाराष्ट्र में अवस्थित है, इसलिए ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहा जाता है? जैसलमेर को, अजमेर को, जयपुर को या फिर जोधपुर को? तो भारत में मरुस्थल की राजधानी मित्रों जैसलमेर राज्य को, जैसलमेर जिले को कहा जाता है, जो कि राजस्थान के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, लोकटक झील कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर या फिर आंध्र प्रदेश में? तो लोकटक झील मित्रों, लोकटक झील जो है यह एक खारे पानी की लोकटक झील एक खारे पानी की झील है जो कि मणिपुर राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, नागोया प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ए जैव विविधता से, बी ओजोन क्षरण से, सी जैव सुरक्षा से या डी इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों जो नागोया प्रोटोकॉल जो था इसका संबंध जैव विविधता से है, इसलिए उत्तर आपका ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है 4.2 से अधिक, 4.2 से कम, 7 से अधिक या 7 से कम? तो मित्रों यहाँ जो ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर बी यह सही होगा। अम्लीय वर्षा के जल का जो पीएच मान है वह 4.2 से कम होता है। इसके पश्चात आते हैं हम अगले प्रश्न पर, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1955 में,
1954 में, 1952 में या 1953 में? तो मित्रों जो हमारा केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड था इसकी स्थापना सन 1953 में हुई। अगला प्रश्न आपका और अंतिम प्रश्न है यह आज का कि सामान्य बातचीत की ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? 45 डेसिबल, 50 डेसिबल, 55 डेसिबल या 60 डेसिबल? तो मित्रों यहाँ ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। जो सामान्य बातचीत की ध्वनि तीव्रता है वह 60 डेसिबल तक होती है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और पसंद ना आया हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।